नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है गढ़वा से, जहां पर कल्याणपुर में वेल्डिंग के दौरान आग लगने से एक डंपर जल गया। वहीं उसके पास रखे गए एक टायर के टुकड़ों में भी आग लग गई और इस दौरान आग और धुएं के गुब्बार से अफरा तफरी का माहौल रहा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर टायर के टुकड़ों में आग लगी, जिसकी वजह से वहां पर भयानक स्थिति देखने को मिल रही थी। आग इतनी भयानक थी कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने में, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने में सफलता प्राप्त की। तब तक डंपर का आधा से अधिक भाग जल चुका था। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डंपर किस तरीके से धू धू कर जल रहा है वो भी देखिए। वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी और इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको ये भी बताते चले कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी 70% हिस्सा वहां पर जल चुका था। टायर के टुकड़ों में भी इस दौरान आग लगी थी, इसकी वजह से जहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था और आग और धुएं के बीच लोग जो हैं वो बेहद परेशान थे। फायर ब्रिगेड की टीम को परेशानी हुई आग को बुझाने में। 70% हिस्सा डंपर का जल चुका था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो आप तस्वीरें देखिए। एक आदमी गया तो सूचना देने, तो हम लोग आए तो देखने में यही लगा कि ये लोग वेल्डिंग कर रहे थे गाड़ी में और उसी दरमियान आ गए। सर, क्या क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी वो जली है, इंजन तो लगभग बचा हुआ होगा, लेकिन मैकेनिकल देखेगा उसके बाद ही बचाएगा और पुराना टायर होगा। और वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक रांची में चल रही है। इस बैठक में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ ही जेएमएम के विधायकों के साथ ही पार्टी जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में जाकर आलाकमान से मुलाकात कर अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास संख्या बल मजबूत है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि बैठक में किस उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगती है। तो इस वक्त सीएम आवास पर जेएमएम की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। जेएमएम के विधायक, नेता, पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्याशी के नाम पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। और वहीं जेएमएम की बैठक से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि जेएमएम राज्य में सबसे बड़ा दल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार होगा। वहीं ये भी कहा कि इस बैठक में कई और अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हमारा राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय हमारा सबसे बड़ा दल है यहाँ का, झारखंड का, तो ये तो स्वाभाविक है कि निरंतर बैठक होती रहती है। बैठक उसी क्रम में एक बैठक है विधायक दल की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे जिला अध्यक्ष, सचिव हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी बैठक है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए नाम लिखा, राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी होंगे ही निश्चित है। और देखिए, प्रत्याशी चयन के लिए रांची में जेएमएम की बैठक सीएम आवास में लगातार जारी है। इस बैठक में क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में सीधे चलते हैं जानने के लिए रांची, जहां पर हमारे सहयोगी निरंजन सिंह मौजूद हैं। निरंजन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त बैठक को लेकर सामने आ रही है और कितनी देर बैठक चल सकती है? और इस बैठक से पहले ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये बड़ा बयान दे दिया कि उम्मीदवार तो भाई जेएमएम का ही होगा। किस तरीके से देखा जाए इस बयान को? देखिए सोनाली, जिस तरह से बैठक चल रही है सीएम हाउस में, लगातार इससे पहले भी कई मंत्री और विधायक बयान दिए हैं। कहा जाता है कि सियासत में संख्या बल होता है, जिसके पास संख्या है वही सत्ता में होता है। देखा जाए तो 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 17 विधायक आपको कांग्रेस के हैं। लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया और अभी भी बैठक से पहले बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास संख्या है और मेरा ही उम्मीदवार होगा। इससे पहले भी सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के महासचिव हैं, कई
विधायक ने बयान दिया था कि मेरे पास संख्या है, उसके अनुसार ही हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दलों की संख्या के अनुसार राज्यसभा का सांसद होगा। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का जो आवास है दिल्ली स्थित और 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय, वहां जाकर के प्रदेश अध्यक्ष इरफान अंसारी विधायक कई मौजूद हैं और सोनिया गांधी से साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन है, उनको राज्यसभा हम लोग नहीं भेजा था। लेकिन ऐसे वक्त पर जिस तरह से 2 सीटों को लेकर के यहाँ सियासत जारी है, अब देखना यह है कि जो अहम बैठक यहाँ चल रही है पिछले 2 घंटे से, आगे कुछ क्या निकल के सामने आती है वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी उम्मीदवार होगा वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होगा और राज्यसभा जो भी जाएगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उम्मीदवार के नाम की घोषणा किसके नाम से होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि जो सोरेन परिवार हैं, यानी बात करें तो हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं, इनके भाई विधायक हैं, इनकी भाभी सीता सोरेन विधायक हैं। अब देखना यह है कि ये भी चर्चाएं आ रही है कि पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगती है या कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है, इससे पहले भी 3 सांसद यहाँ से गए थे, वो बाहरी थे, यानी झारखंड के नहीं थे, वो क्या निकल के सामने आता है, ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जिस तरह से रस्साकसी जारी है, सियासत जारी है दिल्ली से लेकर रांची तक, ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या सोनिया गांधी इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन के पास बैठक में क्या कुछ सामने आएगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर और जो संख्या बल है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी हूं मैं और क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें हेमंत सोरेन यानी गुरुजी को मैं कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है इससे पहले कि मैं भेजा था और सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रहा है कि मात्र मेरे पास 5 विधायक थे, उसके बावजूद ही मैंने राजद से यहां से सांसद भेजा था। आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद गुप्ता जो राज्यसभा सांसद थे, यहीं से लालू जी के कहने पर यहां भेजा था। अब देखना यह है कि जिस तरह से पूरा सिनारियो बन रहा है, सियासत बन रही है, पूरी रणनीति बन रही है, पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है, बिल्कुल निरंजन, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या कुछ सामने आता है, किस नाम पर जोर लगाती है जेएमएम, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, मनरेगा घोटाले से शुरू झारखंड में ईडी की जांच की आंच अब खनन विभाग होते हुए परिवहन विभाग तक पहुंच गई है। दरअसल पूछताछ के दौरान ईडी की ओर से खनन पदाधिकारियों के साथ कुछ तस्वीरों को साझा किया गया था, लेकिन इस बारे में जवाब नहीं मिलने से अब 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया गया है। जिन 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया गया है उनमें पलामू, साहिबगंज और दुमका के जिला परिवहन पदाधिकारी शामिल हैं। मनरेगा घोटाले में सबसे पहले पूजा सिंघल पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद इसमें पल्स अस्पताल जुड़ा, फिर खनन विभाग तक इसकी आंच पहुंची और अब परिवहन विभाग भी इसकी जद में आता नजर आ रहा है। जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों को समन जारी करने के बाद यह भी माना जा रहा है कि ईडी की रडार पर कई नए सफेदपोश अधिकारी भी आ सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, 3 जिलों के डीटीओ से फिलहाल ईडी ने उन्हें समन भेजा है। पूछताछ क्या अभी तक शुरू नहीं हुई है या फिर अगर शुरू हो गई है तो क्या कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अंदर से निकलकर सामने आई है, बताइए। जी बता दें कि फिलहाल जो 3 जिलों के डीटीओ हैं उन्हें सम्मन जारी किया गया, लेकिन आज वो नहीं पहुंचे हैं और जो आशंका जाहिर की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक वो ज़रूर रांची के इसी ईडी दफ्तर में वो लोग शामिल होंगे और यहाँ पर उनसे सवालात किए जाएंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे मामले में जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके अनुसार कई जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध माइनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं और उन्हीं गाड़ियों की पहचान और के बारे में जानकारी को लेकर इन डीटीओ को तलब किया गया। हो सकता है कि इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो कई डीटीओ जो हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और कई लोग जो हैं वो उसके बाद इस ईडी के रडार पर भी आएंगे। तो देखना होगा डीटीओ कब तक पहुंचते हैं और इस संबंध में वो ईडी को जो जानकारी देंगे वो ईडी को कितना संतुष्ट कर पाएगी। तो थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि फिलहाल सम्मन जारी हुआ है लेकिन अभी तक वो लोग पहुंचे नहीं। ओम प्रकाश, देखिए इस समन के जारी होने के बाद अब ये भी बातें सामने आ रही है कि ईडी की रडार पर कई नए सफेदपोश अधिकारी भी आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा?
जी, बता दें कि पूरा मामला न सिर्फ खनन तक गया है, क्योंकि खनन के रास्ते ही भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा झारखंड में इन दिनों एक पूरा भंवर जाल बना हुआ है। खनन के मार्फत ही भ्रष्टाचार की तमाम जो गलियां हैं वो जड़ें उसकी मजबूत हुई हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो खनन के बाद पूरे भ्रष्टाचार के जड़ में ईडी की टीम घुस चुकी है। उसकी जांच का दायरा काफ़ी बृहद हो चुका है। न सिर्फ खनन बल्कि कहा जाए तो तमाम चीज़ों में अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विशाल चौधरी से के घर पे जो छापेमारी हुई, जो प्रेम प्रकाश के घर पे छापेमारी हुई, वहाँ से भी कई ब्यूरोक्रेट्स या फिर राजनेताओं के लिंक जो हैं वो मिले हैं। ऐसे में कहा जाए तो साफ तौर से न सिर्फ पूजा सिंघल जिसकी बानगी हमने पिछले दिनों देखी और फिलहाल वो अभी होटवार जेल में है, तो वैसी ही कुछ स्थिति आने वाले दिनों में दिख सकती है और कई अधिकारी जो हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं। वहीं कई राजनेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो जांच का दायरा न सिर्फ खनन है, न सिर्फ पल्स अस्पताल है और न सिर्फ मनरेगा है, बल्कि अब ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के तंत्र पर वार है और ईडी की तरफ से कुछ वही प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो जानकारियां ईडी को मिली हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उसका अध्ययन कब तक हो जाता है और जो इनपुट्स प्रेम प्रकाश से पूछताछ में आए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जल्द ही शुरू होने के आसार जो हैं वो हमारे सूत्रों के हिसाब से जल्द होने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बढ़ते आगे, राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई जांच ने झारखंड का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सीबीआई जांच को चुनौती दी है। बंधु तिर्की ने कहा है कि सीबीआई ने 9 घंटे तक जांच की, जांच में क्या कुछ मिला इस बात का खुलासा होना चाहिए। बंधु तिर्की ने पीआईएल दाखिल करने वालों के साथ ही सीबीआई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। बंधु तिर्की से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। राष्ट्रीय खेल घोटाले में 13 लोगों के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इन 13 लोगों में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी शामिल हैं। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी, आपके घर सीबीआई पहुंची, 9 घंटे तक जांच हुई, बनहौरा से लेकर रांची तक के आवास में क्या मिला? उपचुनाव का घोषणा होती है और 24 घंटा भी नहीं होता है और पुनः सीबीआई मेरे घर में छापामारी करती है। और 9 घंटा करीब छापेमारी हुआ है हमको। हम तो दिल्ली में थे लेकिन पता चला 9 घंटा बनोरा में भी था, यहाँ भी थे और बहुत टीम, पूरा 8-10 टीम पूरा लगल था, पूरा आया हुआ था। अब मैं तो जानना चाहूंगा कि अगर उस जांच के क्रम में सरसों के दाना के बराबर भी कोई चीज मिला है तो पब्लिक डोमेन में उसको लाना चाहिए। इसलिए कि राज्य की जनता जानना चाहता है कि भाई 11 बड़े ठिकानों पर छापा, बंधु तिर्की का घर में भी छापा और इस तरह से ये बनाता है माहौल। और जब जब चुनाव होता है, कोलेबिरा चुनाव हुआ था तब भी इसी तरह से मेरे पर आरोप लगा के जेल भेजा गया। आप जांच हुआ, कौन आदमी पीआईएल किया, क्या प्रमाण है कि अंदाजी पीआईएल करते रहेगा क्या? और अविनाश जी, हम नेताओं में, दूसरे नेताओं में बंधु तिर्की एक अलग है। ये पूरे राज्य की जनता और आप लोगों को भी मैं विगत 25 वर्षों से जान रहा हूँ। आप इस बात को लेकर जनता के भी जाएंगे, मांडर के लोगों? बिल्कुल हम जाएंगे। पूरा उपचुनाव है, जिस तरह से अब जनता का अदालत में जनता फैसला लेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और रांची सदर अस्पताल में बीती रात 85,000 की मोबाइल चोरी हो गई। इलाज कराने आए परिजनों को मोबाइल गायब हो गया और अस्पताल में बीती रात 2 फ्लोर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात जैसे ही मरीज के परिजन थक कर सो गए, चोरों ने वहां से 5 लोगों के मोबाइल, ब्लूटूथ और ईयरफोन गायब कर दिए। परिजनों का इस पर कहना है कि गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और वहीं घटनास्थल पर 2 सीसीटीवी कैमरे भी इस वक्त खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से चोरों की पहचान नहीं की जा सकी है। 3 बजे मोबाइल चोरी हो गया और ब्लूटूथ चोरी हो गया। मतलब एक 4 फ्लोर में हुआ है चोरी और 2 लड़का हम लोग को चोरी हुआ है। रांची के सदर अस्पताल में बीती रात करीब 80,000 का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। यही वो फ्लोर है जहां पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी कम है और रात में
सिक्योरिटी गार्ड के नाक के नीचे से यहाँ पर मोबाइल चोरी हुई है। मरीज के परिजन जो जिस देखे ठीक इसी तरीके से थक करके जब आराम कर रहे होते हैं तो चोर यहाँ पर आता है और इनकी मोबाइल चोरी कर ले जाता है। और सबसे बड़ी चूक बताऊं अगर अस्पताल की ओर से वो है तो उनका सीसीटीवी जो है, इस फ्लोर में 3 सीसीटीवी कैमरास है जिसमें से 2 खराब है। तो वही कुछ परिजन यहाँ भी है जिनका मोबाइल चोरी हुआ, खुद पीड़ित है। किस तरीके से बताएंगे कि पैसा इकट्ठा करके मोबाइल खरीदते हैं और अस्पताल आते हैं अपने मरीज को लेकर यहाँ पे अपने मरीज को यहाँ पे इलाज करवाना है। सेकेंड मतलब कि ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुआ, तो उसी के कारण में हम आए हुए थे। पर हमको 3 दिन मतलब कल हुआ था, 2 दिन हुआ था, तो नाइट में हम लोग थे, तो नाइट में हम लोग जगे हुए थे। जगे होने के कारण में अचानक हमको नींद आ गया। नींद होने के कारण में अचानक हम जब उठ रहे हैं तो हम देख रहे हैं मोबाइल मेरा गायब हो गया। जब हम नीचे गए तो नीचे में कोई ऐसा कुछ वैसा हमको सिचुएशन नहीं दिखा कि कोई जगह हुआ होगा। आपके साथ और कई लोगों का हुआ? कोई। और उसके बाद मेरे साथ में जब हम 4th फ्लोर गए तो वहाँ पे हमको एक मतलब मिला लड़का कि वो भी बोल रहा कि मेरा मोबाइल चोरी हुआ। तो आपने ठीक देखा कि करीब 2 से 3 फ्लोर में चोर आता है और बड़ा निडर होकर करीब ऐसे 4 से 5 जो परिजन हैं उनका मोबाइल लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करूँ तो जब ये हुआ तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं थी और सीसीटीवी एक तरफ खराब चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी लापरवाही है। आज मोबाइल गायब हुआ है, कल कुछ और भी गायब हो सकता है। उम्मीद है इस खबर के बाद मरीज के परिजनों के हित में भी सोचा जाए और अस्पताल प्रबंधन थोड़ा तत्परता दिखाए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और अब चलिए देखते हैं झारखंड